हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता और आज आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर। हमेशा की तरह एक बहुत ही शानदार करंट अफेयर की तुम्हारे को क्लास लेके आया हूं। एक ऐसी क्लास लेके आया हूं जिससे परे पेपर के अंदर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे कवर किया है और इस तरीके से कवर किया, अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला। इट इज़ माई गारंटी। बस आप इतना ही कर लो तो बहुत है। देखो, आज सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना ये है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। देखो, समझो ये क्या है, पूरा मुद्दा समझते हैं हम लोग क्या है। देखो, आज के टाइम पे है क्या, जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। ओके, अब ये गिरे क्यों हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप इतना समझ लीजिए, ये जितनी भी कंट्रीज़ है जो कि ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं, जैसे कि रशिया है, यूएस है और आपका अरब कंट्रीज़ हो गई, ये जितनी कंट्रीज़ हैं जो ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं, इन लोगों ने जो डिमांड है वह तो इनके यहाँ आ नहीं रही है बिल्कुल भी, क्योंकि कोविड-19 है, लॉकडाउन है, कोई इधर से उधर मूव कर नहीं रहा है। तो जब मूव नहीं कर रहा तो अपने व्हीकल का भी यूज़ नहीं कर रहा है। जब व्हीकल का यूज़ नहीं कर रहा तो सीधी सी बात है वो गाड़ी में तेल भी नहीं पड़ पा रहा है, तेल भी नहीं पड़वा रहा है। तो यहाँ पे जो डिमांड है ये तो बहुत कम है, लेकिन इन कंट्री ने जो सप्लाई रखी है ये नॉर्मल रखी है, यानी कि जो प्रोडक्शन है वह बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है। इस वजह से जो ऑयल का जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो इन फ्यूचर में क्या होगा, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये क्या करेंगी, अपने प्रोडक्शन को क्या करेंगे दोस्तों, कट करेंगी, जिससे प्राइस में इनस्टेबिलिटी आ सके। क्योंकि इकोनॉमिक्स का रूल है कि प्रोडक्शन और सप्लाई हमेशा एक बराबरी होनी चाहिए, यानी प्रोडक्शन और डिमांड यानी कि सप्लाई अगर एक बराबर नहीं होगी तो प्राइस मिसमैच ज़रूर होगा। अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हो और डिमांड कम है तो मेरे भाई होता क्या है, कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन बहुत कम है और अगर प्रोडक्शन बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कमोडिटी का प्राइस अपने आप से ऊपर चला जाता है। मैंने आपसे क्या कहा, कोई वस्तु है अगर उसकी जो पैदावार है यह बहुत ज़्यादा है और उसकी जो मार्केट में जो मांग है ये बहुत कम है, तो दोस्तों उस सामग्री का जो रेट होता है, जो रुपया जो प्राइस होता है, उसका जो मूल्य होता है वह अपने आप से कम हो जाता है। लेकिन अगर उसका जो प्रोडक्शन है यानी कि जो उसकी पैदावार है वह बहुत कम है, लेकिन मार्केट में उसकी जो मांग है वह बहुत ज़्यादा है, मांग आपूर्ति नहीं पूरी कर मिल रही, तो होगा क्या दोस्तों, जो प्राइस होगा ना भाई अपने आप से ऊपर चला जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप भारत में टमाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। जब टमाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो टमाटर का जो मूल्य होता है वह अपने आप से घट जाता है, लेकिन जब टमाटर की जब मात्रा बहुत कम होती है मार्केट में तो टमाटर का मूल्य अपने आप से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब टमाटर का बहुत होता है टमाटर तो टमाटर का मूल्य अपने आप से कम हो जाता है। तो यहाँ पर इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो, सारे इंडिया को हमारे लग क्या रहा है कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये सीधी सी बात है इसमें लॉस झेल रही हैं। ओके, क्योंकि -40 डिग्री पर बैरल तो अमेरिका का ही, -40 डॉलर पर बैरल तो अमेरिका का ही भाई साहब तेल बिक रहा है। समझ लो उन्हें कितना ज़्यादा इस समय घाटा हो रहा होगा। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं घाटे के फेस से गुजर रही हैं। तो सीधी सी बात है, कल के लिए क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन के लिए कट करेंगे। जो प्रोडक्शन ये कर रही हैं उस प्रोडक्शन के लिए कम कर देंगी। कुछ कंट्रीज़ तो यहाँ तक भी हैं कि वो अपना प्रोडक्शन जो है वो 10% 20% इतना ही रहने देंगी, क्योंकि सीधी बात है डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड नहीं है तो उस ऑयल का करेंगे, और उस ऑयल को अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो हमें उल्टा पैसा स्टोर करने वाले को और देना पड़ रहा है। तो यहाँ पता लगे माल भी हमारा ही और पैसा हमें खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया यहाँ ये चाह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी डेली की नीड है, हमारी डेली की जो डिमांड है वह फुलफिल ना हो पाए, या फिर कल को मान लो कुछ भी ऐसा हो पाए, अरब कंट्रीज़ में कुछ भी ऐसा हो जाए, अरब कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से जो नीडेड ऑयल का अमाउंट है वह हमारे को ना मिल पाए। अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो हम लोग क्या करेंगे, समझ रहे मेरी बात आप लोग। देखो, इस समय कोविड-19 बहुत ही पैनिक सिचुएशन है, सिचुएशन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऑयल का रिजर्व हो, जिससे कल को चल को मान लो कोई दिक्कत भी हो जाए कल के लिए, तो हमारे पास एक ऑयल का भंडार होना चाहिए जिससे हम इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकें। इतना तो होना चाहिए कि हम 1-2 महीने तक बिना अरब कंट्रीज से मंगाए हुए से यूज कर सकें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमारे देश में खड़ी हुई है कि हम कह नहीं सकते कि कोविड-19 ने कितने दिन तक चले। कोई 1 साल बता रहा है, कोई 1.5 साल बता रहा है, कोई 6 महीने बता रहा है, सबका अपना अलग अलग दोस्तों कहना है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऑयल का स्टोरेज हो, एक तेल का एक संग्रह हो, जिस संग्रह को हम आगे इन फ्यूचर चल के इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे जो हमारा आज का सबसे पहला करंट अफेयर है वो यही बोल रहा है, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द लो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और भी है, वो ये है कि इस समय जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वह बड़ा कम हो गया, -40 डॉलर पर बैरल।
तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितना कम प्राइस है। इस प्राइस का मतलब जानते हो क्या होता है? इस प्राइस का मतलब होता है कि अगर कंपनी वाला कोई भी तेल बेच रहा है तो उसे -40 पर बैरल का खुद नुकसान होगा। समझ रहे हो? यानी कि तुम जब तेल खरीदोगे तो तुम्हें +40 डिग्री पर बैरल अपने आप से मिल जाएगा, यानी कि जो ले रहा है उसे +40 डिग्री पर बैरल का फ़ायदा है, जो दे रहा है उसे -40 डिग्री पर बैरल का नुकसान है। तो यहाँ पे आप लोग इस बात को समझ रहे होगे कि $40 पर बैरल का फ़ायदा है जो बंदा इसे ले रहा है। तो यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है कि अभी क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ये बहुत कम है, तो वह चाह रहा है कि क्यों ना इसे स्टोर करके रख लिया जाए अभी से ही, जिससे हम इसे इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकें। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आप भी चाहते हो ना, किसी चीज़ का जब प्राइस कम होता है तो आप सोचते हो चलो इसे लेके रख लो और फ्यूचर में इसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तब ये हमारे काम में आएगी। हम यहाँ पर कुछ पैसा जो है ना अपना वो सेव कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में तो उस चीज़ का प्राइस ऊपर जाना ही जाना है। मुझे फ्यूचर में चीज़ का प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन आपने चीज़ को खरीद लेते उसका प्राइस कम था। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि भारत जो है अपने जो तेल का रिजर्व है कारणों से बना रहा है। सबसे पहला कारण क्या है? यह कारण है क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई भी कोलैप्स लाइक सिचुएशन आती है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि ऑयल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है, तो सीधी सी बात है जितने भी देश इसे प्रोड्यूस करते हैं वह प्रोडक्शन को जरूर कट करेंगे, और कहीं इतना कट ना कर दें कि भारत की नीड ही ना फुलफिल हो पाए। ओके, क्योंकि सीधी सी बात है उन्हें हो रहा है इससे लॉस। दूसरा क्या है कि भारत इस समय का बेनिफिट भी उठाना चाह रहा है। वह चाह रहा है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस कम है तो हम इसको स्टोर करके रख लें और इन फ्यूचर से इस्तेमाल करें। तो देखो, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द लो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस सेक्टर ऑयल कंपनीज इंक्लूडिंग मैंगलोर। अब देखो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे जाके ये स्टोर होता है। तो देखो मैं पढ़ देता हूँ पूरा। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द लो इंटरनेशनल क्रूड, देखो सबसे ज़्यादा फायदा उठाने के लिए जो इसमें लो प्राइसेस हो रखे हैं उसका प्राइसेस पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज इंक्लूडिंग जो पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज है। देखो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, ये दो सेक्टर होते हैं। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट का सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट आदमी का सेक्टर होता है। इंक्लूडिंग मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एंड इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैव बीन filling ICPRLS canvas at the Mangaluru and Udupi with crude oil। तो देखो यहाँ पे पूरा सीन क्या है, जो उडुपी है ओके और जो मैंगलोर है, यहाँ पे जो हमारे भारत सरकार के ऑयल रिज़र्व हैं, यानी कि यहाँ पे वो जगह बना रखी हैं जहाँ पे हम लोग ऑयल को रिज़र्व कर सकते हैं। उन जगहों पे क्या है कि ऑयल को रिज़र्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जगह है उडुपी और ये जगह है मैंगलोर। इन दोनों जगह पर हमारे भारत सरकार का तेल को स्टोर करने का स्टोरेज है ओके, स्टोर करने का जगह है, जिसे हम लोग मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं मैंगलोर में। उडुपी में हम इसे जानते हैं इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के नाम से। तो इन दोनों जगह ही पर क्या किया जा रहा है, तेल को स्टोर किया जा रहा है, ऑयल को स्टोर किया जा रहा है। कम अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां, जिनमें मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व शामिल हैं, ICPL के मंगलौर उडुपी के कच्चे तेल से भर रहे हैं। तो समझ रहे हो क्यों भरे जा रहे हैं? ये इसलिए भरे जा रहे हैं क्योंकि अभी तो उनका प्राइस कम है तो हम इन्हें भर लें, फ्यूचर में उनका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो अपन लोग इन्हें इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड आ सेटअप 5 मिलियन मैट्रिक टन। देखो मैं भी आपसे पीछे यही कह रहा था कि भारत जो ऑयल का स्टोरेज बना रहा है इसके पीछे के दो कारण हैं। एक कारण तो सिंपल है कि इस समय का लाभ उठाना है। दूसरा कारण इस समय पे ये हो रखा है कि अरब कंट्रीज जो हैं वह सीधी सी बात है लॉस को ज़्यादा समय तक फेस नहीं करेंगी और अपने प्रोडक्शन को ज़रूर कट करेंगी। अभी प्रोडक्शन को जब कट करेंगी तो हो सकता है कितना प्रोडक्शन कट हो जाए कि उसमें भारत की नीड फुलफिल ना हो पाए, या ये भी हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से हमारे को ऑयल कंट्रीज़ में कोई क्राइसिस देखने के लिए मिले, जिसकी वजह से क्या है, देखो इस समय पूरी देश में अनस्टेबिलिटी है, पूरे देश में कहना गलत होगा, पूरे विश्व में अनस्टेबिलिटी है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस समय पे हमारे पास हर एक चीज़ का रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पे सारी कंट्रीज इसको फेस कर रही हैं। ये कोई रीजनल प्रॉब्लम नहीं है जिससे कोई एक ही कंट्री फेस कर रही हो, ये पूरी विश्व के द्वारा फेस की जा रही है। अब मान लीजिए कल के लिए जैसे ईरान है, अपन लोग पहले ईरान से बहुत ज़्यादा तेल लिया करते थे, आज हम लोग सऊदी अरबिया से तेल ले रहे हैं। भगवान ना चाहें कि सऊदी अरेबिया में कल इतने ज़्यादा कोविड-19 के मरीज निकल आएँ कि वहाँ पे वर्कर का जो काम करना है वो दूभर हो जाए, यानी कि वो लोग ऑयल जो प्रोडक्शन है वो कर ही ना पाएँ, सब इतना ज़्यादा मतलब US लाइक सिचुएशन बन जाए। तो आप खुद सोचो क्या वो ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे, और जब ऑयल का प्रोडक्शन वह नहीं करेंगे तो हमारे इंडिया की जो ऑयल की नीड है वो कैसे फुलफिल होगी। तो ऐसा कोई भी क्राइसिस भविष्य में अगर होता है तो हमारे पास ऑलरेडी दोस्तों एक ऑयल का रिजर्व तो होना चाहिए ना, जिससे हम लोग फ्यूचर में
इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा देश की आबादी निपट जा रही है। आपने देखा होगा इटली के अंदर देखो क्या सिचुएशन हुई है। अब ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे किसी दूसरी कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया में हो जाए, तो सऊदी अरेबिया वाले क्या करेंगे, आप लोग समझ रहे हो। तो वहाँ पे तो सारी सिचुएशन गड़बड़ा जाएगी ना, वहाँ पे कौन तुम्हें ऑयल प्रोड्यूस करके इंडिया वालों को देगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो मीट है, जो दिल्ली की नीड है, वह भैया फुलफिल नहीं हो पाएगी। और ऐसी सिचुएशन में हमारे पास तेल नहीं होगा। और जब तेल नहीं होगा, 2-4 दिन तो काम चला लेंगे क्योंकि 2-4 दिन का तो रिजर्व है, लेकिन उससे ऊपर का भी तो रिजर्व बनाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कोविड-19 एक ऐसा, समझ लीजिए आप, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप ऐसे मान लीजिए ये एक टनल है और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और ऐसे टनल में बैठे हुए इसके बाहर का हम देख ही नहीं सकते हैं कि कल को होगा क्या। तो ऐसे टनल के अंदर हम बैठ गए हैं, इसके बाहर का हमें दिख ही नहीं रहा है। तो कोविड-19 को आप एक ऐसी सिचुएशन से समझ सकते हैं। अब इसीलिए मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के बिहाफ पे बनाया जा रहा है, क्योंकि कल को अगर कोई भी कंट्री अनअवेलेबल भी है, वह नहीं दे पाती है, तो हम यहाँ से फुलफिल कर पाएँ। ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज एट द 3 लोकेशंस। अच्छा, ये जो ऑयल है ये कहाँ कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और दोस्तों उडुपी। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल फैसिलिटीज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल फैसिलिटी। अच्छा, ये जो जहाँ पर तेल जो है ये भरा जाएगा, इसको पूरे को जो मैनेज करेगा ये करेगा इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ओके, तो इस चीज़ को कौन मैनेज करेगा, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इसका काम होगा कि जितना भी ऑयल को रिज़र्व किया जाना है उसको रिज़र्व किया जाए। ओके, तो उसके जो प्लेस है, कहाँ रिज़र्व किया जाना है, कैसे रिज़र्व किया जाना है, तो उस पूरा जो मैनेजमेंट है ये करेगा इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों। ऊर्जा सुरक्षा संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर, उडुपी के पास, पादुर या उडुपी एक ही बात होती है, 3 स्थानों पर रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार के लिए 5 मिलियन मैट्रिक टन स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो वही है जो मैंने आपको बता दिया, सामरिक कच्चे तेल की सुविधाओं का निर्माण भारतीय राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व द्वारा किया जा रहा है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। स्प्रेइंग ह्यूमन विद डिसइंफेक्टेंट। देखो आज के टाइम पे क्या हो रखा है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं जो कि कहीं ना कहीं टच में है कोविड-19 के पेशेंट के साथ में, या ऐसा कुछ भी सस्पेक्ट है वो कि भैया उनका कोई ना कोई लिंक है कोविड-19 के, कोविड-19 का जो डिजीज का जो मरीज है उसके साथ में, लाइक जैसे उनके साथ में उन्होंने बैठ के बात की है, या और भी किसी तरीके से लिंक है उसका कोविड-19 के मरीज से, तो गवर्नमेंट आज के टाइम पे करवा क्या रही है कि उस पर जो कीटाणुनाशक दवाई है वह छिड़कवा रही है। ओके, अब जो कीटाणुनाशक दवाई है ना, ये दोस्तों अल्टीमेटली आपकी टूट जाती है क्लोरीन में, और क्लोरीन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो इसीलिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं इसको लेके। उसने दिशा निर्देश दिए हैं, वो इसलिए दिए गए हैं कि अगर हम लोग अनसन तरीके से इसी तरीके से कीटाणुनाशक दवाई अगर छिड़कते रहेंगे तो वो ब्रेक होगी क्लोरीन में। क्लोरीन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं कि इस तरीके से हमारे को चाहिए कि हम कीटाणुनाशक दवाई का छिड़काव करें किसी दूसरे पर्सन के ऊपर। आपने देखा होगा लाइन से 10-15 लोग लगे हैं, एक हेल्थ वर्कर है जो कि क्या कर रहा है, सभी 10-12 के ऊपर एक छिड़काव कर रहा है, जिसे हम लोग बोल देते हैं जनरली कि जो छिड़काव है ये किससे किया जा रहा है, डिसइंफेक्टेंट से। ओके, तो डिसइंफेक्टेंट है उसका छिड़काव किस तरीके से किया जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया तो डिसइंफेक्टेंट होता है ये ब्रेक हो जाता है आपका बहुत जल्दी क्लोरीन में, क्लोरीन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ इशूड अ डिटेल एडवाइजरी। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक एडवाइजरी रिलीज की है अगेंस्ट स्प्रेइंग ह्यूमन्स विद डिसइंफेक्टेंट टू कॉम्बैट कोरोना वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि डिसइंफेक्टेंट क्यों छिड़का जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस से हम लोग फाइट कर सके। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वह किसी कोरोना वायरस डिजीज़ जिस पर्सन को उसको किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आता है, चाहे डायरेक्ट कांटेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो, तो क्या होता है वह भी सस्पेक्ट हो जाता है कि उसे भी कोरोना वायरस ना हो। अब अगर उसे कोरोना वायरस होता है तो सीधी सी बात है अगर उसे होगा तो बहुत लोगों में फैलाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट करती है कि इसको तुरंत ट्रीटमेंट कराती है, जो कपड़े वगैरह जो भी होते हैं उस पर तुरंत कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव करा देती है, जिससे अगर कोई भी वायरस उसकी शर्ट वगैरह या कहीं पर भी किसी पर्सन ने, मान लीजिए किसी 2 पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, एक ने यहाँ एक ने यहाँ, दोनों आपस में एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, तो जिसको डिजीज उसने छींका तो होगा क्या, छींकने से जो भी छींकते वक्त जो भी कीटाणु होंगे वह उसकी शर्ट वगैरह पैंट वगैरह पर लग जाएंगे। अब हो सकता है भाई इन्हें कैरी करके लेके जाए घर पे और घर पे भी लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाएं। घर पे जब शर्ट पैंट को टच किया जाएगा तो हो सकता है वह भी उससे इन्फेक्टेड हो जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसको देखते हुए क्या कराती है, कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव करा देती है मनुष्य के ऊपर। तो यहाँ पर कुल मिला के यही कोशिश की जा रही है कि डिसइंफेक्टेंट इस तरीके से छिड़का जाए लोगों के ऊपर जिससे उन्हें किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कीटाणुनाशक के साथ मनुष्यों को छिड़काव करने के लिए विस्तृत सलाह जारी की है। अब देखते हैं
सलाह जो है वो किसके बारे में है? डिसइंफेक्शन फॉर द सारस कोविड-19 सारस कोविड-19 या फिर सीधे इसे हम बोलते हैं कोविड-19 इज़ यूजुअली डन बाय बीइंग यूजिंग अ सोल्यूशन। अब देखो वो सोल्यूशन, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए किस सोल्यूशन से डिसइंफेक्टेंट किया जा रहा था ह्यूमंस के लिए, तो इसका नाम होगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। ओके, इसका नाम होगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। यही वे केमिकल है जो इंसानों के ऊपर छिड़का जा रहा था। अच्छा, इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ब्लीच भी बोल देते हैं। ये बहुत ही हार्श केमिकल होता है, बहुत ही नुकसानदायक केमिकल होता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो सारस कोविड-19 वायरस के लिए कीटाणु शोधक आमतौर पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के समाधान का उपयोग किया जाता है, जिसे आमतौर पर ब्लीच के रूप में जाना जाता है। यह एक कठोर रसायन है। ओके, सोडियम हाइपोक्लोराइड का समाधान स्थिर है और क्लोराइड छोड़ने के लिए जल्दी टूट जाता है। इसका कोई हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। अब देखो तीसरा क्या है, वर्ल्ड वाइड हेल्प। ये क्या है? देखो वर्ल्ड वाइड हेल्प दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है जिसे डेवलप किया है आईटी बम्बई ने। अब आईटी बम्बई ने इसे क्यों डेवलप किया है? तो देखो इसको पीछे जो मोटिव है, डेवलप करने के पीछे जो मोटिव है वह ये है, ऐसे लोग जिन्हें कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए वह क्या है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों कॉन्टैक्ट करें। वह जब कांटेक्ट करेंगे तो सबसे पहले उनके जूनियर डॉक्टर से बात कराई जाएगी। उसके बाद में अगर लगता है जूनियर डॉक्टर को इसकी समस्या बड़ी है तो वह सीधे आगे बात करा देगा आपकी सीनियर डॉक्टर से। तो वर्ल्ड वाइड हेल्प कुछ नहीं है, आप बस इतना याद रखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर काफ़ी सारे डॉक्टर जोड़े गए हैं, जिन डॉक्टरों का काम है कि अगर कोई भी पेशेंट उनसे कोई भी सलाह मांगता है तो वह सलाह उन डॉक्टर को देनी है। अगर सलाह जो है वो पहले दी जाएगी जो छोटे डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा, लेकिन अगर उनसे बात नहीं बनती यानी जूनियर डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा, अगर उनसे भी बात नहीं बनती यानी कि उन्हें वह मुद्दा नहीं समझ में आता है तो बात करा दी जाती है सीधे सीनियर डॉक्टर के द्वारा। यहाँ देखो इस करंट अफेयर में यही कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है आईटी बम्बई हैज़ डेवलप अ प्लेटफॉर्म नेम्ड वर्ल्ड वाइड which can be used to connect people seeking medical help with helpers such as doctor। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर्स को कनेक्ट किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे और ऐसे लोगों के साथ में जोड़ने की कोशिश होगी जिन्हें क्या है, मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है। ये जो प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे वह लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्हें मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है। तो यही एक सामरिक प्रयास है जिसमें डॉक्टरों को और लोगों के लिए जुड़ना जो है वह अनिवार्य है, वह जो है वह फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स होंगे। अगर आपको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए तो अपन डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। तो याद रखना, www वर्ल्ड वाइड हेल्प इज़ नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ डेवलप्ड बाय IIT बम्बई विच विल कनेक्ट द पीपल हु सीकिंग द मेडिकल हेल्प विद द डॉक्टर्स। ओके, हिंदी में पढ़ोगे तो उसमें भी यही IIT बम्बई ने दुनिया भर में मदद के नाम से एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिसका इस्तेमाल डॉक्टरों के साथ मदद करने वाले लोगों को जोड़ने में किया सकता है, जैसे कि डॉक्टर। तो यहाँ पे जो मोटिव है वो यही है। अब देखते हैं हम आगे। देखो आगे क्या है हमारे पास, WWH प्लेटफॉर्म कैन बी यूज विद एन एप्लीकेशन और अ फ़ोन। देखो इस ऐप को, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है तो इस प्लेटफॉर्म का दोस्तों एक एप्लीकेशन होगा जो आप अपने फ़ोन में डाल सकते हो। द यूजर सिंपली कॉल अ डेडिकेटेड नंबर। इस ऐप में एक नंबर दिया हुआ होगा, उस पर सीधे कॉल करनी है एंड can input basic data such as age of the person in need of help to whom they wish to solicit help from। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसे अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जैसे कि एज कितनी है और आपको किस डॉक्टर से हेल्प चाहिए। दे कैन सप्लाई द फ़ोन नंबर टू, तो वह जो है अपना फ़ोन नंबर भी दे सकता है। दिस इज़ द रजिस्टर्ड ऐसा टास्क इन द ऐप एंड असाइन टू अ प्राइमरी हेल्पर। तो सबसे पहले जो भी समस्या होगी प्राइमरी हेल्पर को दी जाएगी, लेकिन लगता है कि इसकी जो उसकी जो सलाह है वह प्राइमरी डॉक्टरों से नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन दोस्तों से एक अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर के लिए हैंडल कर दिया जाएगा। फर्दर द टास्क में बी रीडिज़ाइन बाय द प्राइमरी हेल्पर टू सीनियर डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो सीनियर डॉक्टर को केस दे दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि जूनियर डॉक्टर से केस ना संभले तो ये केस चला जाएगा सीनियर डॉक्टर के पास जो कि सेकंड हेल्पर होगा। ओके, चलो ये हिंदी में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखो ये कॉमन बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। देखो आज के टाइम पे क्या है कि जो हम लोग मेडिसन्स हैं उनका भरपूर इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है। मेडिकल जितनी भी चीज़ें हैं, किट हैं, ओके, मेडिसन्स हैं
और भी जो चीज़ें हैं, बैंड हैं, और भी कई सारी जो बॉटल्स हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं ना मेडिकल वाली, जितनी भी चीज़ें हैं जो मेडिकल में यूज़ होती हैं, वह आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं। अब अगर ये यूज़ की जा रही हैं तो सीधी सी बात है, जब ये यूज़ हो जाती होंगी उसके बाद में ये एसएन वेस्ट की तरफ फेंक दी जाती होंगी। अब जब ये एसएन वेस्ट की तरफ फेंकी जाती हैं तो हॉस्पिटल वालों का ये काम होता है कि हॉस्पिटल वालों का, या फिर भाई हॉस्पिटल वाले ये काम किसी दूसरे को भी असाइन कर सकते हैं कि जो ये वेस्ट हमारे हॉस्पिटल से क्रिएट हो रहा है, इस वेस्ट को रिसाइकिल किया जाए। इस वेस्ट को क्या किया जाए? रिसाइकिल किया जाए। लेकिन होता क्या है कि जब इसे रिसाइकिल किया जाता है तब भी बहुत सारे वेस्टेज बच जाते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गए, ये वो वेस्टेज होते हैं जो रिसाइकिल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि इन वेस्टेज के लिए एक प्रॉपर मेडिकल डिस्पोजल फैसिलिटी बनाई जाती है, जिससे इन्हें जाके शहर से कहीं बहुत ज़्यादा दूर डिस्पोज किया जा सके। क्योंकि आप जानते हो प्लास्टिक है या ग्लास है, ये वह चीज़ें हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हजार्डियस हैं। ओके, बहुत ज़्यादा कैसी हैं? हजार्डियस हैं। तो चलो इसको पढ़ते हैं। इट इज़ अ गाइडलाइन द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ मार्क कॉमन बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटी एज अ की फैक्टर इन द रेस टू कंटेन कोरोना आउटब्रेक। देखो यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गाइडलाइंस दी हैं और कॉमन बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटी को एक कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मददगार बताया है। कॉमन बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है ये क्या है, तो इसके बारे में चलो हम लोग जानते हैं ये क्या है। According to Biomedical Based Treatment Management Rule 2016, a common biomedical based treatment disposal facility is set up. ओके, तो यहाँ पे बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुसार एक संस्था बनाई गई जिसे कहा गया कॉमन बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट डिस्पोजल फैसिलिटी इज सेटअप वेयर अ मेडिकल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम मेंबर्स हेल्थ। ओके, अब देखो कोई अगर हेल्थ वर्कर है तो उसे किट तो चाहिए होगी, उसे बोतल भी चाहिए होगी, उसे इंजेक्शन भी चाहिए होंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो कि ज़्यादा चीज़ें प्लास्टिक की फॉर्म में ही आती है हमारे पास। अब जब वो उसे यूज़ कर लेगा तो उन्हें घर तो ले नहीं जाएगा, आपने उन्हें क्या करेगा? एसन वेस्ट फेंक देगा। एसन वेस्ट फेंकेगा तो हमारे को चाहिए कि अगर वो एसन वेस्ट पड़े रहेंगे, आप लोग जानते हो कि अगर कोई भी वेस्ट है, ओके, अगर वो ज़्यादा समय तक पड़ा रहता है कहीं पर भी, तो वो क्या करता है दोस्तों? मीथेन गैस को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, जो कि CO2 से 25 गुना ज़्यादा हानिकारक होती है। तो यहाँ पे हम लोग ये तो नहीं चाहेंगे ना कि जैसे खाना फेंक दिया आपने, अब खाना फेंकना कोई तारीफ़ की बात थोड़ी ना है। आपने खाना फेंक दिया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपने फूड फेंका है, कभी आपने सोचा है कि उससे मीथेन गैस एमिट होती है और मीथेन गैस CO2 से 25 गुना ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अब ये 25 गुना ज़्यादा नुकसानदायक जो गैस है वो हमारे एनवायरनमेंट को बुरी तरीके से हिट करेगी। तो हमारे को चाहिए क्या? हमारे को ये चाहिए कि इससे हम बच पाएँ, और इससे अगर हमें बचाना है तो हमारे को सिंपल करना क्या है भाई? बस एक ही चीज़ है जो हमारे को करनी है, वह यह है कि इसका जो ये जितना वेस्ट है उसे रिसाइकिल किया जाए। अब वेस्ट को जब हम रिसाइकिल करते हैं ना, तो प्लास्टिक ग्लास तो कभी रिसाइकिल होते नहीं हैं, इन्हें क्या करना पड़ता है? डंप करना पड़ता है शहर से दूर। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट नेसेसरी ट्रीटमेंट रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट दैट इज वेस्ट में पोस्ट। देखो भाई लिखा हुआ है कि जो वेस्ट मटेरियल है वह एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत घातक हो सकता है। द ट्रीटमेंट रिसाइकिल वेस्ट में फाइनली भी सेंड टू डिस्पोजल सिक्योर लैंडफिल और फॉर रिसाइकलिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो हम लोग एक बार रिसाइकिल कर लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है फिर ग्लास और प्लास्टिक तो रिसाइकिल होती नहीं है, तो उसे भेज दिया जाता है सिक्योर लैंडफिल में। सिक्योर लैंडफिल यानी शहर से दूर भेज दिया जाता है, जिससे कि वो ह्यूमन हेल्थ पे सीधे कोई इम्पैक्ट ना कर पाए। सिंस 1998 ये कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट डिस्पोजल फैसिलिटी इज एन ऑप्शन फॉर द टीम सिंस 1998 CBWTF यानी कि आपका कॉमन बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी एज एन ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट आर बीइंग लीगली इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो ये जो कॉमन बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी है ना, ये हमारे भारत में 1998 से लीगली काम कर रही है। देखो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं ना, लेकिन मैं आपको पढ़ा नहीं सकता क्योंकि इट डज नॉट कम अंडर योर सिलेबस। कुछ मेथड्स होते हैं इनसे हम लोग जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं ट्रीट करते हैं। जैसे कि आपकी बात की जाए तो आपका एक मेथड होता है, इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड, एक होता है इसे हम लोग केमिकल मेथड बोलते हैं, एक मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इन रेडिएक्टिव मेथड। तो यहाँ पे कई सारे मेथड होते हैं, मेथड में क्या होता है ये मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये आपके किसी भी काम का है नहीं, तो आपको जानना या नेसेसरी है नहीं। ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो, हिंदी भाषी हो तो उससे आप नोट्स बना सकते हो। ये हिंदी में लिखा हुआ आप एक बार से पढ़ लीजिएगा। अब देखो एक अगला करंट अफेयर क्या है, सऊदी अरेबिया ऑर्गेनाइजेस G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर मीट। देखो
है क्या दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने ऑर्गेनाइज़ किया है G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर मीट। ये एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीट था जहाँ पे 20 कंट्री के G20 कंट्रीज़ के दोस्तों एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने मीटिंग की और आपस में कुछ बहुत अहम मुद्दों पे बात की गई। जैसे कि बात की जाए आपसे फूड सिक्योरिटी पे बात की गई। इस समय पे आप लोग समझ रहे हो कि फूड सिक्योरिटी कितना बड़ा मुद्दा है। दूसरा न्यूट्रिशन पे बात की गई। तीसरा हम एग्रीकल्चर को किस तरीके से और भी ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं, इसके ऊपर बात की गई। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो G20 है, ये 20 कंट्रीज़ का एक समूह है जो कि दोस्तों समय समय पर मिलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ भी हैं और कुछ यार एसोसिएशंस भी हैं, जैसे आपका EU है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एसोसिएशंस भी हैं जैसे कि आपका EU। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, ये लोग हर एक साल में एक बार मिलते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, कुछ चीज़ों को करने की सोचते हैं, कुछ चीज़ों पे बात करते हैं, कुछ टॉपिक पे बात करते हैं कि हम किस, जैसे अभी बात की गई है दोस्तों फूड सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पर उन्होंने अपने अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर किए हैं और यहाँ बताया है कि हम किस तरीके से फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 इस समय जो महामारी फैली हुई है देश के अंदर, उसमें ये चाहिए कि कोई भी पर्सन फूड की वजह से ना मरे। तो हर एक पर्सन को किस तरीके से फूड पहुँचाना है, इसके ऊपर एक डिटेल में बात की गई। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या बात की गई है पूरी। ओहो, देखो, द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग वॉज हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीधी बात है, इस वायरस में वो आमने सामने तो मिलना चाहेंगे नहीं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही मीटिंग होगी। द मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन द इशू ऑफ कोविड-19 एज वेल। ये जो मीटिंग थी इस पर जो कोविड-19 का मुद्दा है ये भी चर्चा किया गया। आजकल जितनी मीटिंग है सब में किया जा रहा है, तो कोई नई बात नहीं है, याद रखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब जो बता रहा हूँ ये याद रखना कि इस मीटिंग में क्या क्या और बातें की गई। एस इम्पैक्टेड ऑन फूड सिक्योरिटी। अब आप जानते हो कि कोविड-19 की वजह से भाई देखो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे वर्कर भी हैं ना, कुछ ऐसे मार्जिनल वर्कर हैं जो कि डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अब वो डेली कमा तो नहीं पा रहे ना, और जो डेली कमा नहीं पा रहा है तो सिंपल सी बात है मेरे भाई किस तरीके से अपने घर का खर्चा चला पाएंगे, यानी किस तरीके से डेली का खाना पीना चला पाएंगे, तो उसे सरकार सुनिश्चित कराए। इस तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। यहाँ पे बात की जा रही है सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन के बारे में। तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात की जा रही है, फूड की सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है और न्यूट्रिशन के बारे में बात की जा रही है। न्यूट्रिशन समझते हो ना आप लोग, मैंने बायो में पढ़ाया व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ फूड। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। अब ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, SSC वगैरह में पूछ सकते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो भाई नरेंद्र सिंह तोमर। पीसीएस यूपीएस में कभी नहीं पूछेंगे। पार्टिसिपेट, अच्छा यहाँ पे जो G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर मीट हुई इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, तो यह है नरेंद्र सिंह तोमर जी। पार्टिसिपेटेड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल मीटिंग ऑफ G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑर्गेनाइज अंडर द प्रेसिडेंसी सऊदी अरेबिया। एक बात और याद रखना, ये जो मीटिंग हुई है ये किसने इसकी अध्यक्षता की है, तो ये की गई है सऊदी अरेबिया के द्वारा। अब देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक जानकारी भी ले लो। क्या है, द ग्रुप ऑफ 20 इज द प्रीमियर फोरम ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन विच ब्रिंग टुगेदर लीडर ऑफ द बोथ डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम एवरी कॉन्टिनेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो 20 देशों का एक समूह है जहाँ पे एक इकोनॉमिक कॉपरेशन की बातें करी जाती हैं। यहाँ पे ऐसी बातें की जाती हैं कि हम लोगों को आपस में कॉपरेशन ज़्यादा लाना चाहिए। कॉपरेशन से होगा क्या कि हम लोग एक यूनाइट हो पाएंगे और यूनाइट तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ फ़ायदा आप हमसे ले पाओगे और कुछ फ़ायदे हम आपसे ले पाएंगे। अगर कोई परेशानी आती है एक दूसरे देश के ऊपर तो हम उसे आपस में शेयर करेंगे और उसे कम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यही बातें की जाती हैं। यहाँ पर ये लोग एक साल में हमेशा एक बार मिलते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, इनके ऊपर बात होती है। यहाँ पे जो लीडर्स हैं वह डेवलपिंग के भी हैं, यानी कि जो मेंबर हैं भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेवलपिंग नेशन के ही हों या फिर डेवलप नेशन के हों। यहाँ पे दोनों नेशन के होते हैं, यानी कि विकसित देश और विकासशील देश, दोनों ही देशों के दोस्तों मेंबर यहाँ काम करते हैं। अब अगर बात की जाए कि G20 के कौन कौन मेंबर हैं, देखो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द EU। ओके, यानी यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे ये इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, इसके मेंबर भी दोस्तों कोशिश करिएगा आप याद कर पाओ। वैसे पेपर में पूछेंगे नहीं, लेकिन ऐसे सिलेक्ट पेपर में पूछ सकते हैं। अब देखो पुणे जो है ना, उसने एक ऐप लॉन्च किया है, एक पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेवलप संयम मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे जो पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, याद रखना उसने संयम मोबाइल ऐप डेवलप किया है। यहाँ याद करने वाला कुछ भी नहीं है, बस इसकी हेडिंग याद कर लो। पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है SSC रेलवे में कि बताइए किसने संयम मोबाइल ऐप को डेवलप किया है, तो आप याद रखोगे पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब ये किस लिए किया गया है, तो इसका जो मुख्य एम है वो ये है कि जो लोग इस समय होम क्वारंटाइन पर हैं
उन पर हम लोग एक इफ़ेक्टिव नज़र रख सकें और लोगों को हम ऐसा इंश्योर करा सकें कि लोग अपने घर पर ही रहें। तो इसका मुद्दा यही है कि सत्या मोबाइल ऐप का जो एम है डेवलप करने के पीछे वो ये है कि यहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट की जाए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप अपने घर पर ही रहिए। दूसरा, जो समय होम क्वारंटाइन पर हैं, जो होम क्वारंटाइन सिटीजन्स हैं, जो कि सिंपल सी बात है लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे हुए हैं, उन पर एक नज़र रखी जा सके और लोगों से रिक्वेस्ट की जा सके भैया घर पे रहो वरना निपट लोगे। ओके, तो इस पूरे का मुद्दा ये है। चलो दोस्तों, आज के सेशन को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। दोस्तों, कीप सपोर्ट अस, कीप लव अस, बिकॉज दिस इज द थिंग विच मोटिवेट अस टू डू मोर वर्क। ओके, चलो, थैंक यू दोस्तों।